नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में एसएसटी का रिवीजन करेंगे। दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षक या शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौर मंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है मंगल, शुक्र और बुध का, दूसरा है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का, तीसरा है मंगल, बृहस्पति और यूरेनस का, चौथा है बुध, बृहस्पति और शनि का। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल, शुक्र और बुध का। शुक्र, बुध, मंगल और पृथ्वी को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला है यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा यह लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, तीसरा है इसकी तट रेखा बहुत अधिक तदुंतरित एवं अनियमित है, चौथा है मेरियाना गर्त इस महासागर में स्थित है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित एवं अनियमित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की विशिष्ट संरचना एस आकृति की है। इस महासागर के उत्तर पश्चिम में यूरोप और उत्तर पूर्व में अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं। पहला है वे प्रतीक जो क्षेत्र के किसी विशिष्ट समाज द्वारा प्रयुक्त होते हैं, दूसरा है वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल भू आकृति लक्षणों को दर्शाया जाता है, तीसरा है वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल राजनैतिक सीमाओं और प्रशासनिक खंडों को दर्शाया जाता है, चौथा है वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके भागों पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड हैं। पहला है बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है, दूसरा कीड़े मकोड़ों की एक प्रजाति है, तीसरा है पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं, चौथा है घर जिनमें तीव्र ढलान वाली छत होती हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। अमेजन दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा वन है। इस वन में 40,000 से ज़्यादा पौधों और प्रजातियां, 16,000 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें ब्रोमीलाइड भी एक पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। ए है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। बी है यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। ऑप्शन है तापमंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है बाह्य वायुमंडल और चौथा है बहिर्मंडल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 40 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाह्य वायुमंडल। मध्यमंडल से ऊपरी वायुमंडल के भाग को तापमंडल या बृहत वायुमंडल कहते हैं जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, इसलिए आयन मंडल रेडियो संचार व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? ए है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, बी है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, सी है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना, डी है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन,
खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए है खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बी है अभ्रक और क्रोमाइट लौह खनिज हैं। सी है जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। डी है खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का? खनिज से आशय प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों से है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है तथा क्रोमाइट एक लौह धात्विक खनिज है। खनिज को पृथ्वी से निकालने की कई तकनीकें हैं जिनमें एक विवृत खनन विधि भी है। खनिज एक क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 क्वेश्चन, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। मिलान कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा 43 का? 43 का इस प्रकार मिलान करेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वनस्पति प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव का मिलान करेंगे मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर। और बी है जनक सेल का मिलान करेंगे फर्स्ट से मृदा का रंग और गठन। सी है जलवायु का मिलान करेंगे अपक्षय की दर। और समय का मिलान करेंगे मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? ए है ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। बी है ये तेल और कोयले को अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। सी है पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। परंपरागत रूप से प्राकृतिक गैस कई दृष्टि से उपयोगी है। प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन किया जा सकता है। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। यह तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? पहला है पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुर्जर। सी है सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के लवाड़िया। थर्ड है कश्मीर के बकरवाल। और चौथा है कुल्लू के गद्दी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कश्मीर के बकरवाल। 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर के बकरवाल आदिवासी समूह बकरियों का पालन करता था। ये आदिवासी समूह हिंदू कुश से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारकों का आंदोलन के साथ मिलान कीजिए। मिलान कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? घासीदास जी ने सतनामी आंदोलन चलाया था। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन और डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। और अंबेडकर जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश व उसके उपनिवेश के साथ मिलान करें। मिलान करें दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फ्रांस का उपनिवेश सेंट डोमिंगो है। और पुर्तगाल का उपनिवेश ब्राज़ील है। इंग्लैंड का जमैका है। स्पेन का वेनेजुएला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56 क्वेश्चन, आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला है ए है या अकबरनामा का दूसरा भाग है। बी है या अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। सी है या लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है। डी है या बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकीय विवरण देती हैं। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 16वीं सदी में मुगल शासक अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया था। अबुल फजल ने अकबरनामा को 3 भागों में लिखा है जिसमें तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। इस ग्रंथ में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण मिलता है। लोगों की सांस्कृतिक परंपराओं का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? ए है पात्र, बी है ताड़पत्र, सी है कागज और डी है लकड़ी की तख्ती। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 57 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बी, सी और डी सही है। प्राचीनतम लघु चित्रकला ताड़पत्र, कागज तथा लकड़ी के तख्ती पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? कौन से यात्री ने लिखा था दोस्तों? पहला है वास्को डी गामा, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा है सेंट मार्टिन और चौथा है शंकराचार्य। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इब्न बतूता। 14वीं सदी में अमेरिका के यात्री इब्न बतूता ने अपने केरल यात्रा के दौरान 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के विषय में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? पहला है वेतन की समानता, दूसरा है संपत्ति की समानता, तीसरा है बेरोजगार की समानता और चौथा है प्रतिष्ठा की समानता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिष्ठा की समानता। संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की चर्चा है, पहली प्रतिष्ठा की समानता, दूसरी अवसर की समानता। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव में हुआ था। यहाँ समता से आशय किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति तथा सभी को समान अवसर उपलब्ध प्रदान कराना, समता के अधिकारों का विस्तृत वर्णन मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है वार्ड कमिश्नर का पद निर्वाचित होता है, दूसरा है वार्ड काउंसलर एक निर्वाचित सदस्य होता है, तीसरा है वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसलर करते हैं, चौथा है वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वार्ड काउंसलर एक निर्वाचित सदस्य होता है। भारत में नगर निगम का पार्षद पद एक निर्वाचित पद होता है। इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पद को पार्षद कहते हैं। नगर निगम का आयुक्त परिषद और स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून हैं जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? पहला है शिशु सदन, दूसरा है सैनिटरी पैड निकालने की मशीन, तीसरा है महिला अध्यक्ष, चौथा है यातायात। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शिशु सदन। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 30 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को अनिवार्य किया गया है, जिसमें कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच की सुविधा, क्रेच मीन्स शिशु सदन की सुविधा और मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किन के लिए आरक्षण था? ए है अनुसूचित जातियां, बी है एंग्लो भारतीय समुदाय, सी है महिलाएं, डी है अनुसूचित जनजातियां। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का एक कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? उपलब्ध कराएं। पहला है सरकारी विश्वविद्यालयों में आरक्षण, दूसरा है कानूनी सहायता, तीसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और चौथा है धार्मिक उपासना की जगहों पर प्रवेश। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कानूनी सहायता। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान 36 से 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 68 क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया? पहला है सिख, दूसरा है पारसी और तीसरा है मुस्लिम, चौथा है ईसाई। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मुस्लिम।
वर्ष 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के गठन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा हाशियाकरण का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? पहला है अंग्रेज सरकार, दूसरा है अल्पसंख्यक सरकार, तीसरा है राजतांत्रिक सरकार और चौथा है लोकतांत्रिक सरकार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। 26 अप्रैल 1994 के दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बना और रंगभेद शासन व्यवस्था का समापन हुआ। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में सभी नस्ल के लोगों को मिलीजुली सरकार बनी। नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा डैश में क्या फिल करेंगे? शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है राजनीति एवं सामाजिक विज्ञान, तीसरा है इतिहास, चौथा है समाजशास्त्र। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इतिहास। मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा इतिहास शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इतिहास अतीत की घटनाओं का संकलन होता है। इसमें प्राय राजाओं के युद्धों और उनकी विजय का वर्णन होता है। दोस्तों क्वेश्चंस के सीरियस पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि पहला है यह सस्ता और सुलभ है, दूसरा है वृद्ध लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय है, तीसरा है समुदाय के ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार किया जा सकता है और चौथा है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षण अधिगम में बच्चों के वातावरण में पारिवारिक परिवेश, आसपास, समुदाय आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहां पाठ्य पुस्तक ए है मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती हैं, बी एक बंद बक्से की तरह विकसित होती है, सी अतीत की मुख्य धारा का लेखा जोखा होती हैं और डी है या परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती हैं। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए तथा डी। सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहां पाठ्यपुस्तक मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती हैं, साथ ही एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर दोस्तों? पहला है यथा स्थिति बनाए रखने को, दूसरा है स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने व सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करना, तीसरा है शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना, चौथा है इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यथा स्थिति बनाए रखने को। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने व सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करना, शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करती है और इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना, इन सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है केवल यथा स्थिति बनाए रखने को छोड़कर, क्योंकि किसी विषय या बात की जो स्थिति पहले रही है उसी स्थिति में वर्तमान में प्रस्तुत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा। क्या करना होगा? पहला है केवल मानचित्र, दूसरा है केवल समय रेखाएं, तीसरा है मानचित्र एवं समय रेखाएं, चौथा है ग्लोब तथा मानचित्र। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मानचित्र एवं समय रेखाएं। समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए मानचित्र एवं समय रेखाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? पहला है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। दूसरा, ये केवल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तीसरा है, इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। चौथा, इनके आधार को भू आप कहा जाता है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कभी कभी उल्कापिंड गति करते करते पृथ्वी की ओर भी चले आते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पृथ्वी पर गिरते समय आग के गोले जैसी आकृति दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? पहला है शोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है बहिर्मंडल, चौथा है बाह्य वायुमंडल। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शोभमंडल। वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा गया है। शोभमंडल, पहला है शोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा तापमंडल और पांचवा है बाह्यमंडल। समस्त मौसमी घटनाएं वर्षा और कोहरा जैसी शोभमंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। दूसरा, यहाँ ग्रेंगरी हिमानी अवस्थित है। तीसरा है, चूंकि यहाँ हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। चौथा है, लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित हैं। वर्तमान में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। यहाँ ग्रेंगरी हिमानी भी स्थित है। यहाँ जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। लद्दाख की राजधानी लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग निम्न में किनको जोड़ता है? किनको जोड़ता है दोस्तों? पहला है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, दूसरा है दिल्ली अहमदाबाद मुंबई कोलकाता, तीसरा है अहमदाबाद पुणे मुंबई दिल्ली और चौथा है कोलकाता पुणे दिल्ली मुंबई। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज भारतीय राजमार्ग से संबंधित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो 1919 में प्रारंभ की गई। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ने की योजना थी। यह राजमार्ग 13 राज्यों से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 4 महानगर दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तरंगे तब पैदा होती हैं जब पहला है समुद्री सतह पर पवन बहती है, दूसरा सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, तीसरा है समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है, चौथा है समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, समुद्री सतह पर पवन बहती है। समुद्र की सतह पर जब पवनें बहती हैं तब तरंगे पैदा होती हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा की घटना घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? पहला है वनस्पति तेल उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा है मत्स्य तेल निर्माण उद्योग और चौथा है चर्म उद्योग। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। मत्स्य तेल निर्माण उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चर्म उद्योग यह सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। ऐसे उद्योग जो अपने उत्पादन के लिए कच्चे माल के लिए कृषि उत्पादों पर आधारित होते हैं उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? पहला है परमाणु ऊर्जा, दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा है जल विद्युत, चौथा है बायोगैस। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जल विद्युत। जल विद्युत ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है, पहला है विवृत खनन, दूसरा है प्रवेधन, तीसरा है आखनन और चौथा है कूप की खनन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवेधन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, प्रवेधन विधि से इनका निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग की यात्रा किस माध्यम से की? पहला है पैदल, दूसरा है बी है घोड़े की सवारी, सी है ऊंट की सवारी, डी है बैलगाड़ी। सही विकल्प चुने दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। हजारों साल पहले सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग की यात्रा ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी, पैदल आदि से की जाती थी, लेकिन सिल्क रूट पर बैलगाड़ी के चलन का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। कथन ए है, औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहर में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। कथन बी है, बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए या गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक मौका था। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल कथन बी सही है। औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण गांव में गरीब और निचली जातियों के लोग शहरों की तरफ पलायन कर जाते थे, जिससे वे जमींदारों के शोषण और अपमान और बेगार आदि से बच जाते थे। शहरों की तरफ अमीर लोग भी नौकरियों की तलाश और शिक्षा के लिए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अमीर वर्ग ही जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस प्रकार मिलान करेंगे दोस्तों, खोंड का उड़ीसा से, निसी अरुणाचल प्रदेश, बंजारा महाराष्ट्र, गड्डी का कुल्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकारी क्रम चुने। पहला है सैयद तुगलक तुर्की खिलजी, दूसरा है खिलजी सैयद तुगलक तुर्की, तीसरा है तुगलक तुर्की खिलजी सैयद और चौथा है तुर्की खिलजी तुगलक सैयद। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, तुर्की खिलजी तुगलक सैयद। दिल्ली सल्तनत काल में 13वीं से 15वीं सदी के बीच राजवंशों का क्रम है तुर्की तुगलक वंश, फिर दूसरा है खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश, फिर चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश के बाद ही लोधी वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। पहला है जीवाश्म विज्ञानी, दूसरा है संग्रहालय विज्ञानी, तीसरा इतिहासकार, चौथा है पुरातत्वविद। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरातत्वविद। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। किसी भी स्थान की पुरातत्वविद खुदाई के दौरान बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे आभूषण, मृत्युभांड, मनके, मुहावरे, मुद्राएं आदि। इन सभी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? पहला है गाँव, दूसरा है ब्लॉक, तीसरा है जिला, चौथा है राज्य। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लॉक। एक जनपद पंचायत भारत के ब्लॉक स्तर पर काम करती है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा। भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। भारत में संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन तथा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है। पहला है 10 वर्ष, दूसरा है 14, तीसरा है 16, चौथा है 18। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 14। भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु से बच्चों को किसी फैक्ट्री, खदान या किसी हानिकारक कार्य में संलग्न नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है कार्यपालिका, चौथा है संसद। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायपालिका। भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याता न्यायपालिका है। उच्चतम न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है और यह संविधान तथा भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघवाद से अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों? पहला है पूरे देश में एकात्मक प्रशासन, दूसरा है केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल, तीसरा है देश में सरकार का एक से अधिक स्तर और चौथा है देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर। देश में सरकार का एक से अधिक स्तर संघवाद का लक्षण है। संघवाद में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। यह दोहरी सरकार होती है जो एक राष्ट्रीय सरकार तथा एक क्षेत्रीय सरकार लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। पहला है ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति में, दूसरा है निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु, तीसरा सोच विचार और विस्मय हेतु, चौथा है बच्चों के लिए तनाव कम करने का एकमात्र सूचना स्रोत। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सोच विचार और विस्मय हेतु। एक भूगोल की कक्षा में पाठ्यक्रम का उत्तम उपयोग सोच विचार और विस्मय हेतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया है? ए है आज्ञाकारी नागरिक विकसित करने के लिए, बी है विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान शब्दावली में बदलाव विमर्शी विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्तुति पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में दिखती है? ए है महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दे का संदर्भ अधिक होना, बी है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों सरकारों में शामिल करना। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। सामाजिक विषय पाठ्यचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्तुति पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दे के संदर्भ में अधिक होना और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों सरकारों में शामिल करना आदि रूप में दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग ए है खाली समय को भरने और केवल मनोरंजन के लिए होना चाहिए, बी है पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर होना चाहिए, सी है व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए, डी है रुचि और चर्चा को पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी। इतिहास आधारित सिनेमा और तात्कालिक संदर्भों से जुड़े वृत्त चित्र का उपयोग व्याकरण और विश्लेषण के लिए होना चाहिए और रुचि और चर्चा की पैदा करने में प्रयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रित होना चाहिए। यह है सामाजिक विज्ञान की सभी संकल्पनाओं तथ्यों व जानकारियों को सम्मिलित करना, भी है प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनैतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को केंद्रीय प्रासंगिक संकल्पनाओं को शामिल करना जिससे सामाजिक राजनैतिक यथार्थों का विश्लेषण करने की क्षमता बन सके आदि होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों व सामग्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये है सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें एकमात्र स्रोत हैं जिनका उपयोग किया जाए चूँकि पाठ्यक्रम परिमिति है, बी है सुझाई गई पाठ्य पुस्तकें कई स्रोतों में से एक हैं चूँकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की जरूरत है, सी है पूरक सामग्रियों की व्यवस्था शिक्षकों के लिए अनावश्यक बोझ है। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का केवल फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में प्रयुक्त पाठ्य पुस्तकों व सामग्रियों के बारे में सुझाई गई
पाठ्य पुस्तकें कई स्रोतों में से एक हैं, चूंकि हमें असीमित संदर्भों को शामिल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।